नमस्कार, मैं मधुसूदन कुमार महतो, पीजीटी केमिस्ट्री, श्रमिक प्लस टू हाई स्कूल तोपा पिंडरा, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 11th के केमिस्ट्री का एक टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर चर्चा करने वाला हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए हमें अफबाउ रूल का जानना ज़रूरी है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को समझना ज़रूरी है और हुन्स रूल को समझना ज़रूरी है। अफबाउ प्रिंसिपल हमें सबसेल्स के एनर्जी ऑर्डर को बताता है, ऑर्बिटल्स को एनर्जी ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में सजाने में हेल्प करता है, जबकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन अपोजिट होगा। इसी तरह से हुन्स रूल से भी हमें कुछ आवश्यक इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, जिनका उपयोग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में करते हैं। हुन्स रूल बेसिकली हमें बताता है कि सेम सबसेल से बिलोंग करने वाले सभी ऑर्बिटल्स जब तक सिंगली फिल अप नहीं हो जाएंगे, तब तक हम उन्हें डबली फिल नहीं कर सकते हैं। हुन्स रूल क्या बताता है? हुन्स रूल बताता है कि सेम सबसेल से बिलोंग करने वाले सभी ऑर्बिटल्स जब तक सिंगली इलेक्ट्रॉनों द्वारा फिल अप नहीं होंगे, तब तक हम उन्हें डबली फिल नहीं कर सकते हैं। यानी हमें पहले सिंगल सिंगल करके फिल करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनों को, और यदि इलेक्ट्रॉन बच जाए तभी हम डबल करके फिल कर सकते हैं। हुन्स रूल को ही हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। तो हुन्स रूल को हम लोग समझ लिए हैं। इसको इस तरह से लैंग्वेज में लिख सकते हैं: पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल belonging to the same subcells will not take place until each orbital belonging to the subcell has got 1 electron each। क्या करता है? फिर से एक बार इसमें हम चर्चा करेंगे। कह रहे हैं पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा करना, इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल, यानी सेम सबसेल से बिलोंग करने वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा हम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि each orbital belonging to that subcell, यानी उस सबसेल से बिलोंग करने वाले सभी ऑर्बिटल्स has got 1 इलेक्ट्रॉन each, सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल नहीं जाता है। चलिए उदाहरण लेके देखते हैं। उदाहरण से हमें ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। जैसे s2, s ऑर्बिटल आप जानते ही हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जब हमने चर्चा किया था, तब बताया था कि इस ऑर्बिटल में, इस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है जिसे हम s ऑर्बिटल कहते हैं। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी s सबसेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जिनको हम s2 द्वारा दिखा सकते हैं। इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, s2। यह 2 क्या है? यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो चलिए इसको हम लोग फिल करके देखते हैं ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल को यहाँ पर हम बॉक्स से दिखाएंगे। यह हमारा s ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल यानी एक बॉक्स, ठीक है, चूंकि एक ही ऑर्बिटल होता है इसलिए एक बॉक्स। इसमें इलेक्ट्रॉनों का फिलिंग कैसे करेंगे? सिंगल इलेक्ट्रॉन रहे तो इस तरह से फिल करेंगे, और डबल इलेक्ट्रॉन रहे तो इस तरह से फिल किया जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल्स जैसा कि जानते हैं, p सबसेल में 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py और pz। और जैसा कि हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है, प्रत्येक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि p में 3 ऑर्बिटल हैं और प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसको कि हम p6 के द्वारा दिखा सकते हैं। इसको इस तरह से दर्शा सकते हैं। तो अब हमें कितने बॉक्स की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि p ऑर्बिटल्स 3 तरह के होते हैं, अतः हमें 3 बॉक्सेस लेना पड़ेगा। एक बॉक्स को हम px कह सकते हैं, दूसरे को py और तीसरे को
pz। अभी यहाँ पर हुन्स रूल का सिग्निफिकेंस या महत्व को हम लोग यहाँ समझ पाएंगे। हुन्स रूल को पालन करते हुए इन तीनों बॉक्स में इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है। तो जैसा कि हुन्स रूल कहता है कि पेयरिंग तभी शुरुआत होगा जब सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भर के इलेक्ट्रॉन बच जाए। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमें एक इलेक्ट्रॉन px में लेना होगा, फिर एक py में, फिर एक pz में। अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है, तो हम लोग अब पेयरिंग कर सकते हैं। यानी px में अगेन दूसरा आएगा, py में अगेन आएगा और pz में आएगा। जैसा कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है, एक ही ऑर्बिटल में यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो दोनों की स्पिन अपोजिट होगी, है ना। तो यहाँ पर दोनों का अपोजिट है, यहाँ भी अपोजिट है, यहाँ भी अपोजिट। एक का हेड अप है तो दूसरे का हेड डाउन है ना। तो इस तरह से अपोजिट स्पिन हमें दिखाना होता है। अब अगला ऑर्बिटल लेते हैं, अगला सबसेल लेते हैं जो डी सबसेल है। तो यानी डी ऑर्बिटल्स की चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी सबसेल्स में, तो हमें 5 बॉक्सेस लेने पड़ेंगे। अगेन हमें सबसे पहले सिंगली फिल करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को, यानी एक एक करके हमें सभी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ेंगे। कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, तो यहाँ कह सकते हैं dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। इस तरह से 5 ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं डी सबसेल्स में। पांचों ऑर्बिटल्स में हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया है। अब इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग अप करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें से हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाया है। अब यहाँ पर हमारा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, तो पेयरिंग कैसे करेंगे, इस तरह से पेयरिंग कर सकते हैं। इसी तरह से जब एफ सबसेल की हम लोग चर्चा करेंगे तो एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 होगा। और इन फेस के लिए हमें 7 बॉक्सेस की आवश्यकता पड़ेगी, और इन बॉक्सेस में सबसे पहले हमें सिंगली फिलअप करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को, देन हम डबली फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ध्यान दे सकते हैं कि एस ऑर्बिटल में पेयरिंग दूसरे इलेक्ट्रॉन के आने पर होता है, जबकि पी ऑर्बिटल्स में पेयरिंग 4th इलेक्ट्रॉन के आने पर होता है, और डी ऑर्बिटल में पेयरिंग 6th इलेक्ट्रॉन का। 6th इलेक्ट्रॉन कैसे है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिल होते हैं सिंगली, और जब 6th इलेक्ट्रॉन आता है तब पेयरिंग अप स्टार्ट होता है। और इसी तरह से एफ ऑर्बिटल्स में हमारा 8th इलेक्ट्रॉन आने पर पेयरिंग स्टार्ट होता है। तो इसे हम समराइज कर सकते हैं, thus in s p d and f subshells pairing starts from 2nd, 4th, 6th and 8 electrons respectively, जिसको कि हमने इन बॉक्सेस में देख लिया है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को भी समझ लिया है। अफवाह और पॉली एक्सक्लूजन को हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, और आज हुन्स रूल की भी चर्चा हो गई है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को आराम से लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है क्या। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दिखाता है ऑर्बिटल्स में। किसी एटम के ऑर्बिटल्स में किस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इसको दर्शाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम लोग लिखते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के 2 तरीका है। एक है शेल मेथड, जिसमें कि कक्षा के द्वारा दिखाना, KLMN क्लास 10 में आप लोग इस मेथड को समझ चुके हैं। इस मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को आपने लिख चुका है, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे थे। ठीक है, जैसे क्लोरीन की बात करते थे, क्लोरीन जिसका कि एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग लिखते थे 2, 8 एंड 7, 8, 2, 10 और 7, 17। तो इस तरह से हम लोग बताते थे कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन 11th क्लास में आज हम लोग
ऑर्बिटल मेथड को समझेंगे, जिसमें कि ऑर्बिटल पर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनों को हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के लिए हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है और इसको हम ऑर्बिटल्स में इस प्रकार से दिखा सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ पर ये ऑर्बिटल्स को इनकी एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया गया है और जैसा कि हम लोग जानते हैं, s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 रख सकते हैं, d में मैक्सिमम 10 रख सकते हैं और f में मैक्सिमम 14 रख सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी सब सेल्स की इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर हम ध्यान देंगे तो देखेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब 1 है तो 1 पहला कक्ष को दर्शाता है और पहला कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। k कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो गया तो यानी यह दूसरे कक्षा की बात कर रहा है और दूसरे कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो यानी 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह से तीसरा कक्षा में हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास मौजूद 7 ही इलेक्ट्रॉन है, अतः हम लोग 3s2 एंड 3p6 लिखा है। तो चलिए बाकी एटम्स के भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने के लिए हमें इन ऑर्बिटल्स को उनके एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में पहले अरेंज करना पड़ेगा और उनको हम इस प्रकार से यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं 1s2 2s2 2p 3s 3p 4s 3d इस तरह से अरेंज कर सकते हैं और इस अरेंजमेंट पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1s1, है ना। हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, इसको लिख सकते हैं 1s2। इसी तरह से लिथियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1s2 2s1। हालांकि एक शॉर्टकट मेथड भी है, नियरेस्ट नोबल गैस के सिंबल को भी लिखकर हम शॉर्टकट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। जैसे लिथियम के लिए ही शॉर्टकट मेथड में हम हीलियम को ले लेंगे नियरेस्ट नोबल गैस और 2s1, चूंकि हीलियम की एटॉमिक नंबर 2 होती है, अब हमारे पास 3 था, यानी कि लिथियम के लिए 3 होता है, तो हीलियम यहाँ तक 2 हो गया और 3 के लिए 2s1। इसी तरह बेरिलियम का 4 है, तो 1s2 2s2 और इसी को हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं 2s2। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखेंगे ये सभी सिंपल मेथड में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा हुआ है। जैसे बात करते हैं पोटेशियम 19 है ना, 2 4 10 12 18 और एक 19। जस्ट हमें ऑर्बिटल्स को उनके बढ़ते हुए क्रम में, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर देना है और फिर इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करते जाना है। ठीक है, इसका शॉर्टकट मेथड क्या कह सकते हैं, 18 आर्गन की जो 18 होती है 18 हो गया, फिर यहाँ तक में आर्गन आ गया और यह 4s1 हमारा 19 रहा। कभी कभी s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन s सबसेल का इलेक्ट्रॉन d सबसेल में शिफ्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि यदि शिफ्ट करने पर हाफ फील्ड या फुल फील्ड की स्थिति को कोई एटम प्राप्त कर रहा हो तो वह स्थिति अस्थाई स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, यानी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन कभी कभार p या d ऑर्बिटल में शिफ्ट कर जाता है, जिससे कि एटम को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। जैसे यहाँ हम लोग देख सकते हैं क्रोमियम के केस में 24 2 4 10 12 18 23 एंड 24, लेकिन यहाँ पर 4s2 होना चाहिए था और 3d4, लेकिन d5 हो गया और 4s1 हो गया, यानी 4s का एक इलेक्ट्रॉन
डी में शिफ्ट कर गया। इससे क्या हुआ, इससे डी में जो 10 इलेक्ट्रॉन से फुलफिल्ड होता है, अब 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण हाफ फिल्ड हो गया और एस भी हाफ फिल्ड हो गया। लेकिन यदि हम 4s2 रखते तो D4 रहता, एस तो फुलफिल्ड हो जाता लेकिन डी नहीं हाफ फिल्ड होता और नहीं फुलफिल्ड होता। अतः एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए ऐसी स्थिति में एस का एक इलेक्ट्रॉन डी में शिफ्ट कर जाता है और हाफ स्टेबिलिटी को एक्वायर कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स को आज हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉनों का शिफ्ट करने पर हाफ फील्ड या फुल फील्ड को क्यों प्राप्त करता है और कैसे यह एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है, चलिए इसको समझते हैं। Stability of atoms. Extra stability is associated with atoms in which degenerate orbitals are either half filled or completely filled due to, कह रहा है हाफ फील्ड या completely filled जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को प्राप्त करते हैं। कैसे यह प्राप्त करते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। यदि हाफ फील्ड या फुल फील्ड रहता है तो सभी ऑर्बिटल्स में इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, यानी कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, जिससे कि वह एटम स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है। और दूसरा कारण क्या है, एक्सचेंज एनर्जी। जब सभी ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी बराबर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे ऑर्बिटल्स में जंप करेंगे, एक दूसरे ऑर्बिटल्स में एक्सचेंज करेंगे, जिससे कि उन ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी एक्सचेंज होता है। और जितना ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज होगा, इक्वल एनर्जी होने के कारण जितना ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज होगा उतना ही ज़्यादा एटम स्टेबल होगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर को फिनिश कर दिया है। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।